9 जून 2015 की रात मणिपुर के चंदेल जिले में एक छोटी सी चौकी, 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान। कोई नहीं जानता था कि ये उनकी आखिरी रात है। रात के 3:30 बजे जंगल में सन्नाटा। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट, रॉकेट लॉन्चरों की आवाज। 15 मिनट में सब खत्म। 18 जवान शहीद, 11 घायल। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक चुनौती थी पूरी भारतीय सेना को, पूरे देश को। लेकिन ये कहानी शुरुआत नहीं, बल्कि एक जवाब की है। एक ऐसे जवाब की जिसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। पूर्वोत्तर भारत, 7 बहनों की भूमि, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। खूबसूरत हरे भरे पहाड़, घने जंगल और खून से लथपथ इतिहास। यहां की कहानी 1947 से नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज से शुरू होती है। अंग्रेजों ने इनर लाइन परमिट बनाया, आदिवासियों को अलग रखने की नीति। आजादी के बाद यही नीति जारी रही, लेकिन सीमाएं तो खींच दी गईं बिना किसी से पूछे। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, भारत का पूर्वी पड़ोसी, 1643 किलोमीटर की सीमा। और यहीं पर है गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा, दुनिया का सबसे बड़ा अवैध ड्रग्स और हथियारों का कारोबार। लेकिन सबसे खतरनाक है यहाँ के उग्रवादी समूह, NSCNK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। ये वो संगठन है जिसने 9 जून को हमला किया। इसके कमांडर थे SS खापलांग, नागा विद्रोही जो म्यांमार की सीमा के अंदर अपने ठिकाने बनाए बैठे थे। अब सवाल ये है, भारतीय सेना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना, अपने ही देश में 18 जवानों की मौत कैसे होने देती? जवाब है पूर्वोत्तर की जटिल राजनीति। 9 जून 2015 सुबह 3:30 मणिपुर के चंदेल जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की चौकी। 6 डोगरा रेजिमेंट के जवान सो रहे थे। कुछ ने तो अगले दिन की छुट्टी की योजना बनाई होगी, कुछ को शायद घर की याद आ रही होगी। अचानक जंगल से 20-25 उग्रवादी निकले। उनके पास AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और सबसे खतरनाक, पूरी तरह से आत्मघाती हमले की योजना। उन्होंने चौकी को चारों तरफ से घेर लिया। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर रॉकेट लॉन्चर। चौकी में आग का गोला बन गया। जवानों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। कुछ ने तो वर्दी भी पूरी नहीं पहनी थी। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में 18 जवान शहीद, 11 गंभीर रूप से घायल। ये भारतीय सेना पर 1980 के बाद सबसे बड़ा हमला था। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। उन 18 जवानों में से कुछ के नाम आपको बताता हूं। सूबेदार दलजीत सिंह, हवलदार राजेश कुमार, नायक राजेश सिंह, लांस नायक विजय कुमार। हर नाम के पीछे एक परिवार था। एक माँ थी जो इंतजार कर रही थी, एक पत्नी थी जो फोन का इंतजार कर रही थी, एक बच्चा था जो पूछता था पापा कब आएंगे। सुबह 5 बजे खबर दिल्ली पहुंची। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की आंखें खुली रह गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बैठक बुलाई। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने एक ही बात कही, बदला लिया जाएगा। लेकिन यहां राजनीति शुरू होती है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2017 में थे। मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह पर दबाव था। विपक्ष ने आरोप लगाया, सरकार सो रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी म्यांमार। दोनों देशों के बीच 2014 में ही अंतर सीमा सहयोग का समझौता हुआ था। अगर भारतीय सेना म्यांमार की सीमा में घुसती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन मोदी सरकार ने एक पुरानी नीति को नया रूप दिया, हॉट परस्यूट। ये नीति कहती थी कि अगर उग्रवादी भारतीय सीमा में हमला करके म्यांमार भागते हैं तो भारतीय सेना उनका पीछा कर सकती है। लेकिन इस बार पीछा नहीं, पूरी तरह से सफाया करने की योजना बनी। 10 जून से 20 जून, 10 दिन जो इतिहास बदल देंगे। पैरा स्पेशल फोर्सेस को तैयार किया गया। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये वो रेजिमेंट है जिसने 1971 में टैंगल ऑपरेशन में चंद्रपुर ड्रॉप से मशहूर हुई थी। ये वो रेजिमेंट है जिसके जवानों को मरून बैरे मिलती है, मरने की परवाह किए बिना लड़ने वालों की पहचान। लेकिन इस बार सिर्फ पैरा कमांडोज नहीं थे, 4/9 गोरखा राइफल्स, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस और सबसे खास भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस इस तरह के ऑपरेशन में शामिल हो रहे थे।
म्यांमार की जमीन पर NSCN-K के कई ठिकाने थे, लेकिन सबसे बड़ा था ट्विडिल और उग्जो। यहाँ खापलांग के मुख्यालय थे। यहाँ 100 से ज्यादा उग्रवादी रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी म्यांमार की सेना तातमाडॉ। अगर भारतीय सेना उनकी सहमति के बिना घुसती तो युद्ध हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन से बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने म्यांमार के समकक्ष से गुप्त बातचीत की और फिर म्यांमार ने मौन सहमति दी। न हां न ना, बस आंखें मूंद लीं। 9 जून 2015 की रात, ठीक वही तारीख जब हमला हुआ था, लेकिन इस बार हमलावर बनने वाले थे हमारे जवान। रात के 3 बजे भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़े। उनमें 21 पैरा के 70 कमांडोज थे। हेलीकॉप्टरों ने सीमा पार की, म्यांमार के जंगलों में उतरे। पहला ठिकाना ट्विडिल, NSCN-K का मुख्यालय। 70 कमांडोज ने चारों तरफ से घेरा डाला। उग्रवादियों को पता ही नहीं चला कि कब मौत आ गई। AK-47 की आवाज, ग्रेनेड के धमाके, रात के अंधेरे में आग की लपटें। 40 मिनट की मुठभेड़, 38 उग्रवादी ढेर। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा हमला उग्जो। यहाँ NSCN-K का ट्रेनिंग कैंप था। 9 पैरा और गरुड़ कमांडोज ने हमला बोला। 50 मिनट की लड़ाई, 12 उग्रवादी मारे गए। और फिर एक कमांडो ने रेडियो पर कहा, ऑपरेशन कंप्लीट, 18 के बदले 50। वो कमांडो नहीं जानता था कि उसकी ये आवाज देश के करोड़ों लोगों को राहत देगी। 18 शहीदों की आत्माओं को शांति मिलेगी। 10 जून की सुबह दुनिया जागी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। म्यांमार की सरकार ने बयान दिया, हमारी सीमा में कोई हमला नहीं हुआ। चीन ने चुप्पी साध ली। पाकिस्तान ने कहा, भारत आक्रामक हो रहा है। लेकिन दुनिया की कोई बड़ी ताकत ने भारत को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि सब जानते थे ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और भारत ने सिर्फ अपना बदला लिया था, किसी पर हमला नहीं किया था। लेकिन इस ऑपरेशन ने एक नया सिद्धांत स्थापित किया, सर्जिकल स्ट्राइक। ये वो शब्द था जो बाद में 2016 में उरी हमले के बाद और 2019 में पुलवामा के बाद दोहराया जाएगा। मोदी सरकार ने दिखाया कि भारत अब सहनशीलता की नीति छोड़ चुका है, अब प्रतिशोध की नीति है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कुछ रहस्य हैं जो आज भी दफन हैं। पहला रहस्य, क्या वास्तव में 38 उग्रवादी मारे गए? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि संख्या 100 से ज्यादा थी, लेकिन भारतीय सेना ने कभी आधिकारिक संख्या नहीं बताई। क्यों? क्योंकि यह प्लेजिबल डिनायबिलिटी थी। म्यांमार कह सके कि उसकी धरती पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा रहस्य, क्या खापलांग मारा गया? NSCN-K का सुप्रीम लीडर SS खापलांग। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो बच निकला, कुछ कहती हैं कि वो घायल हुआ, लेकिन 2017 में उसकी मौत हो गई, प्राकृतिक कारणों से। या फिर तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, म्यांमार की सेना तातमाडॉ की भूमिका। क्या वो सचमुच अनजान थे या फिर उन्होंने भारतीय कमांडोज को रास्ता दिया? कुछ खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि म्यांमार के कुछ अधिकारियों को समय से पहले सूचना दी गई थी कि उनके क्षेत्र में कुछ होने वाला है। ऑपरेशन हॉट परस्यूट के बाद पूर्वोत्तर में कुछ बदला। 2015 के बाद NSCN-K की ताकत टूट गई। कई उग्रवादी समूहों ने शस्त्र संधि की। 2019 में नागा पीस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि अभी भी पूर्ण समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हिंसा में ड्रामेटिक कमी आई है। मणिपुर में सेना की छवि बदली। वो कब्जावादी सेना नहीं, रक्षक बन गई। युवाओं में भर्ती बढ़ी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उन 18 परिवारों के दिलों में आया। शहीद सूबेदार दलजीत सिंह की पत्नी ने कहा था, मेरे पति की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिली, लेकिन कोई नौकरी पिता की गोद नहीं ले सकती, कोई मुआवजा बेटे की हंसी नहीं खरीद सकता। ऑपरेशन हॉट परस्यूट को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन ये भारत के आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। 2016 में उरी हमला, 19 जवान शहीद। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। POK में घुसकर आतंकी ठिकाने उड़ाए गए। दुनिया ने देखा। 2019 में पुलवामा, 40 CRPF जवान शहीद। बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब की नींव 2015 में ही रखी गई थी? हॉट परस्यूट ने दिखाया कि भारत सीमा पार कर सकता है। ये नई भारत की शुरुआत थी। क्या सीमा पार करके हमला करना नैतिक है? कानून के हिसाब से हॉट परसूट एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। अगर कोई अपराधी सीमा पार करके भागे तो पीछा किया जा सकता है। लेकिन नैतिकता के हिसाब से क्या 38 मारे गए उग्रवादी सभी दोषी थे? क्या उनमें से कोई मजबूरी में भर्ती हुआ युवा था? ये सवाल मैं नहीं, आपको खुद से पूछना है।
लेकिन एक बात तय है, जब 18 जवान सोते हुए मारे जाते हैं तो जवाब देना जरूरी है, और वो जवाब सिर्फ न्यायालय में नहीं, मैदान में भी देना पड़ता है। ऑपरेशन हॉट परसूट ने भारत को बदल दिया। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक संदेश था, हम अब सहन नहीं करेंगे। ये संदेश 2016 में उरी के बाद दोहराया गया, 2019 में पुलवामा के बाद, और अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में भी दोहराया जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विरासत हमारे जवानों का मनोबल है। वो जानते हैं कि अगर वो शहीद होते हैं तो देश उनका बदला जरूर लेगा। आइए वापस चलते हैं 9 जून 2015 की उस रात को। चंदेल की वो चौकी आज भी है। वहाँ एक स्मारक है, 18 शहीदों के नाम। हर साल 9 जून को वहाँ दीप जलते हैं। 6 डोगरा के जवान आते हैं, शहीदों के परिवार आते हैं, और रात के 3:30 बजे जब वो हमला हुआ था, वहाँ 2 मिनट का मौन रखा जाता है। उन 18 आत्माओं के लिए जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, और उन 70 कमांडोज के लिए जिन्होंने उनकी आत्माओं को शांति दी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। 18 जवानों की शहादत सिर्फ न्यूज़ में ब्रेकिंग नहीं थी, वो 18 घर उजड़ गए, 18 माँओं का दिल टूट गया। जब आप अगली बार सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र सुने, याद रखिए इसके पीछे खून और आंसू हैं। जब आप सीमा पर शांति देखें, याद रखिए कोई ना कोई वहाँ खड़ा है आपकी नींद के लिए। और जब कोई कहे कि सरकार कुछ नहीं करती, उन्हें 9 जून 2015 की रात की कहानी सुनाइए, क्योंकि भारत माँ का बदला भारत माँ के लाल लेते हैं। ये थी ऑपरेशन हॉट परसूट की कहानी, एक कहानी बदले की, एक कहानी शहादत की, एक कहानी भारत की। जय हिंद।